नमस्कार साथियों, नव्या आईएएस में आप सभी का स्वागत है। इस यूट्यूब चैनल पर आपको जितने भी करंट अफेयर्स हैं द हिंदू न्यूज़पेपर में, वो सब यहाँ पर देखने को मिलेंगे। जितने भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं हमारे एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से, वो सब देखने को मिलेगी। एक क्विक रिवीजन जैसा रहेगा यहाँ पे। ठीक है साथियों, चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या न्यूज़ है। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट, ठीक है, निकोबार आइलैंड में क्या डेवलपमेंट करना चाह रही है सरकार, उसके बारे में है। गोवा सेक्शन 339A, ये कुछ अमेंडमेंट है उसका देख लेंगे गोवा में। CAPF बिल क्या है। ग्रीन रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर क्या न्यूज़ है। सेंटर रेज प्राइस की, पेट्रोल और डीजल का जो प्राइस रेज करने जा रही है सेंटर, उसके बारे में। ठीक है, हम आगे जानते हैं एक एक करके सारी न्यूज़ को। CAPF bill gives priority to IPS officers. Government says new law will curb unnecessary limitations. बहुत सारे केसेस जो हैं देखने को मिल रहे हैं, ये विवाद रहता है केंद्र और राज्य के बीच में, है ना। तो ये एक तरीके का लॉ लाया गया है, कानून बनाने जा रहे हैं। पहले तो सरकार कहती थी तब ऐसा होता था, लेकिन अब एक कानून ही बनाया जा रहा है कि जो CAPF के जो पद हैं उन पर ज़्यादा से ज़्यादा IPS अधिकारियों की नियुक्ति की जाए। ठीक है, इसके ऊपर हम देख लेते हैं क्या क्या पॉइंट्स हैं। सरकार CAPF में ऊंचे पदों पर IPS अधिकारियों को प्राथमिकता देने के लिए नया बिल ला रही हैं। ठीक है, और इस बिल के अनुसार IG, ADG और DG, ये कुछ पोस्टेस के नाम हैं, उनके ऊपर कम से कम 50%, 67% जो है क्रमशः IPS अधिकारियों की नियुक्ति होनी चाहिए। इस बिल में ऐसा है, जैसे बड़े पदों का हिस्सा IPS अधिकारियों से भरा जाना चाहिए। पहले ऐसे नहीं था, पहले जो रूल था उसमें था कि कम से कम IPS अधिकारियों को रखना चाहिए, लेकिन अभी जो है ये चेंज करने के लिए रूल लाया है केंद्र सरकार ने। यह बिल सुप्रीम कोर्ट जजमेंट May 23, 2025 CF डेपुटेशन केस को बदलने के लिए लाया गया। ठीक है, जिसमें IPS की संख्या घटाने को कहा गया था। CAPF अधिकारियों का आरोप है कि इससे उनके साथ भेदभाव हो रहा है। एक तो पहला उनका प्रमोशन ही बहुत देरी से होता है, 15 से 18 साल लग जाते हैं। फिर उसके बाद उन्हें जो है ज़मीनी स्तर पर काम करना पड़ता है, वो बाहर काम करते हैं। उसके बाद भी अगर उनके साथ ऐसा होता है कि आप बड़े पदों पर IPS अधिकारियों की नियुक्ति करेंगे, तो एक जाहिर सी बात है उनकी नाराज़गी भी अपनी जगह सही है, होना ही है। जो रिटायर्ड अधिकारी है ना, उनका कहना है कि ये उनके साथ भेदभाव होगा। सरकार का कहना क्या है कि इससे केंद्र राज्य का तालमेल जो है वो बेहतर होगा, CAPF की कार्यक्षमता बढ़ेगी ना। और सरकार का दावा है कि नया कानून बनने से बार बार होने वाले कोर्ट केस भी कम हो जाएंगे। इसमें मामले जो है बहुत ज़्यादा देखने को मिले होंगे, उसके बाद केंद्र सरकार द्वारा ये कानून लाया गया। सरकार का कहना है CAPF देश की सुरक्षा में बहुत जो है अहम भूमिका निभाती है। IPS अधिकारियों की मौजूदगी से केंद्र और राज्य के बीच का जो तालमेल है वो अच्छा बैठेगा और बार बार होने वाले कोर्ट केसेस भी कम हो जाएंगे। ठीक है, क्या था इस न्यूज़ में। CAPF क्या है, इसका फुल फॉर्म सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस। ठीक है, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस पर जो नियुक्ति है, ये जो जॉब है ना, पोस्ट CAPF, इसमें जो ऊंचे पदों पर जो नियुक्ति है वो अधिक से अधिक IPS अधिकारियों की जाए, ऐसा भी बिल लाया गया है ना। IG, ADG, DG, इन सब पर जो है 50%, 67% जो है नियुक्ति IPS अधिकारियों की ही होनी चाहिए, अधिक से अधिक। सुप्रीम कोर्ट ने ये बिल चेंज करने के लिए लाया। ये वाला बिल जो जजमेंट May 23, 2025 को लाया गया था, इसको चेंज करने के लिए लाया। जो पुराने अधिकारी हैं रिटायर्ड, वो नाराज़ हैं इस बात से। सरकार का कहना है कि केंद्र और राज्य का तालमेल बेहतर होगा और जो बार बार कोर्ट केसेस हो रहे हैं वो कम हो जाएंगे। ठीक है, इस न्यूज़ में इतना ही था। चलिए अगली डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, ये जो गोवा में अभी विरोध हो रहा है, सरकार ने क्या ये नया सेक्शन लाया है, मतलब इसके ऊपर विरोध चल रहा है वहाँ के लोगों का। क्या है, गोवा सेक्शन 39A क्या कहता है ये कि कानून के तहत खेती, जंगल और पहाड़ जैसी ज़मीन को निर्माण क्षेत्र में बदला जा सकता है।
ये इस कानून का कहना है, सेक्शन 39A का। इस कानून के खिलाफ गोवा के कई गांवों में लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया, खासकर पणजी में। ठीक है, लोगों का क्या कहना है, इससे पर्यावरण को भारी नुकसान होगा और हरियाली खत्म हो जाएगी। ज़मीन बदलने से पानी, बिजली, सीवेज की समस्या का जो खतरा है वो दुगुना हो जाएगा, बढ़ जाएगा, है ना। इससे किसानों और मछुआरों की आजीविका पर नकारात्मक असर पड़ेगा। करीब 68 लाख वर्ग मीटर ज़मीन को बदलने के लिए आवेदन आ चुके हैं, जिससे बड़े पैमाने पर निर्माण हो सकता है। पर लोग चाहते हैं कि ज़मीन से जुड़े फैसले ग्राम सभा की अनुमति से हो, न कि सीधे सरकार या बिल्डर तय करें। आंदोलनकारियों की मुख्य मांग क्या है, सेक्शन 39A को रद्द किया जाए और स्थानीय लोगों के अधिकारों को सुरक्षित किया जाए, है ना। ये किस बारे में आया, गोवा में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग अमेंडमेंट एक्ट, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग अमेंडमेंट एक्ट 2024 लाया गया, जिसमें सेक्शन 39A उसके ऊपर विरोध चल रहा है। इस कानून के खिलाफ लोग विरोध कर रहे हैं कि इससे गोवा की हरियाली खत्म होकर कंक्रीट में बदल जाएगा, सिर्फ बिल्डिंग्स ही रह जाएंगी गोवा में, है ना। क्या कहता है ये कानून कि जो खेती की ज़मीन है, जंगल है, पहाड़ है, उन ज़मीन का निर्माण क्षेत्र में बदला जा सकता है। मतलब जहाँ पहले खेती या जंगल था वहाँ अब घर, होटल या बिल्डिंग बन सकती है। लोग विरोध कर रहे हैं कि इससे पर्यावरण को नुकसान होगा, पानी और बिजली की कमी बढ़ेगी, सीवेज की समस्या जो है वो बढ़ सकती है। ठीक है, पहले गोवा के 83% इलाके को पर्यावरण संवेदनशील माना गया और अब सेक्शन 39A में इन क्षेत्रों को आसानी से बदला जा सकता है। तो हर ज़मीन का मालिक खुद तय कर सकता है कि उसे क्या बनाना है। ठीक है, ये समस्या है। इसमें कितना ज़मीन प्रभावित हो रही है, लगभग 68 लाख वर्ग किलोमीटर की। इसको सेटलमेंट जोन में बदलने के लिए सरकार बिल ला रही है और ज़्यादातर नॉर्थ गोवा जो है उसमें इसका असर देखने को ज़्यादा मिल रहा है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट का प्रस्ताव आ चुका है। ठीक है, गोवा में लोग मानते हैं कि अगर यह कानून जारी रहा तो हरियाली खत्म होकर कंक्रीट में चेंज हो जाएगा पूरा गोवा। ठीक है, यही था इस सेक्शन 39A में। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं। क्या ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के बारे में ये एक एडिटोरियल आया था, उसको देख लेते हैं हम एक बार। चलिए देख लेते हैं इस न्यूज़ में। ये जो ग्रेट निकोबार है में ज़मीन लेने के लिए के बदले बहुत कम पैसा दिया गया। ठीक है, सरकार एक ग्रेट निकोबार द्वीप में बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चला रही है और इस प्रोजेक्ट के लिए वहाँ रहने वालों की ज़मीन जो है वो ली जा सकती है। लेकिन वहाँ के लोगों का ये कहना है कि ज़मीन के बदले जो उन्हें मुआवजा दिया जा रहा है वो बहुत कम है और वहाँ के लोग जो है नाराज़ है इस बात से। बसने वाले परिवारों की समस्या क्या है कि करीब जो 3000 परिवार हैं जो पहले से सेना से जुड़े हुए थे और 1969 से 75 के बीच यहाँ बसाए गए थे। सरकार अब उनकी ज़मीन ले रही है लेकिन उन्हें बहुत कम पैसे दिए जा रहे हैं, जबकि दूसरी ज़मीनों के लिए बहुत ज़्यादा पैसा मिलता है। ये परिवार प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे हैं, बस यही मुआवजा और न्याय चाहते हैं। ठीक है, उन्हें प्रोजेक्ट से दिक्कत नहीं है, बस जो अपनी ज़मीन देने वाले हैं सरकार को उसके लिए सही और अच्छा मुआवजा चाहते हैं। संसद में भी इस बात की आवाज़ उठाई गई है ना। सेटलर परिवारों की मांग क्या है, ये परिवार प्रोजेक्ट का विरोध नहीं कर रहे हैं लेकिन उचित मुआवजा और सही प्रक्रिया की मांग कर रहे हैं। बार बार विस्थापन करना पड़ रहा है इन लोगों को। इन परिवारों को पहले भी कई बार अपनी जगह छोड़नी पड़ी है, जैसे बसाने के समय 2004 की सुनामी के बाद, है ना। और आदिवासी ज़मीन का अधिग्रहण, लगभग 84 वर्ग किलोमीटर आदिवासी रिजर्व ज़मीन को प्रोजेक्ट के लिए हटाया जा रहा है ना। असली मुद्दा जो है ये आदिवासी समुदाय का है कि इस द्वीप पर असली निवासी शोम्पेन, बहुत कमज़ोर जो जनजाति वो, और निकोबारी, ये 2 जनजाति रहती हैं यहाँ पे। तो इन आदिवासियों की ज़मीन भी इस प्रोजेक्ट के लिए ली जा रही है। ठीक है, आदिवासियों के साथ जो है अन्याय हो रहा है ना। शोम्पेन और निकोबारी समुदाय के फैसलों में शामिल नहीं किया जा रहा है कि ज़मीन छोड़ने का उन पर दबाव बनाया जा रहा है। कानूनों का उल्लंघन हो रहा है। वन अधिकार कानून और ज़मीन
अधिग्रहण से जुड़े नियमों का सही से पालन नहीं हो रहा है। पर्यावरण पर जो है हमें असर देखने को मिलेगा। इस प्रोजेक्ट से जंगल, जैव विविधता और समुद्र पर निर्भर लोगों की आजीविका पर नकारात्मक प्रभाव हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, अलग अलग समुदाय के बीच ज़मीन को लेकर भी संघर्ष बढ़ रहे हैं। सरकार के बड़े प्रोजेक्ट जो हैं वो आम लोगों के अधिकारों को पीछे छोड़ देते हैं, पर्यावरण और आदिवासियों की अनदेखी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये वहाँ के लोगों की कुछ नाराज़गी थी जो हमने इस न्यूज़ में देखी, इस आर्टिकल में हमने देखा। ठीक है, इस आर्टिकल में भी आज इतना ही था। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं। चलिए, ये भी एक छोटी सी न्यूज़ है जिसको हम देख लेते हैं। क्या है इस न्यूज़ में कि जो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय है, रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री है ना, वो ये चाहती है कि बिजली से जो जुड़े कानून है, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2023 जो है वो केंद्र सरकार के पास है ना, तो ये जो अधिकार है वो उन्हें भी मिलना चाहिए। इसे नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय को भी ये अधिकार जो है ये मिलना चाहिए। इनका ये कहना है कि बिजली से जुड़े जो कानून है वो उसे भी केंद्र सरकार जैसा अधिकार मिले, खासकर नवीकरणीय ऊर्जा, ये जो सोलर और विंड जो ऊर्जा होती है ना उसमें ये अधिकार चाहते हैं, विंड में। ठीक है, अभी किसके पास है? ये पावर मंत्रालय के पास है। विवाद ये कि अगर दोनों के बीच अधिकारों को बांट दिया जाए तो उनकी पावर का फिर से वो बंटवारा करना पड़ेगा। बीच कामों का और अधिकारों का बंटवारा जो पहले से तय है वो बदल जाएगा। अब मंत्रालय का कहना है कि किसी भी तरीके का अलग कानून बनाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि पहले से ही ये मौजूदा सिस्टम में शामिल है। वर्तमान स्थिति क्या कहती है कि कुल बिजली क्षमता जो है 520 गीगावाट की है। ठीक है, नॉन फॉसिल ऊर्जा, स्वच्छ ऊर्जा जो है लगभग 272 गीगावाट है, लेकिन असली बिजली उत्पादन में इसका हिस्सा सिर्फ अप्रॉक्सीमेट 25% का है। मंत्रालय क्या क्या अधिकार चाहता है? नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के लिए बिजली बाजार डिज़ाइन करना, प्रोजेक्ट के लिए टेंडर नीतियाँ तय करना, बिजली दर तय करने के नियम तय करना और रेगुलेटर को गाइड करना। ये कुछ जो अधिकार हैं वो ये मंत्रालय चाहता है। राज्यों पर निगरानी क्या है? मंत्रालय चाहता है कि वह यह भी देखे कि रिन्यूएबल परचेस ऑब्लिगेशन यानी साफ ऊर्जा खरीदने के नियमों का पालन कर रहे हैं या नहीं। राज्य जो है वो साफ ऊर्जा खरीदने के जो नियम हैं उनका पालन कर रहे हैं या नहीं, ये निगरानी का अधिकार भी मंत्रालय चाहता है। ठीक है, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी की उसके साथ मिलकर नियम बनाए, ट्रांसमिशन की योजना भी उसके मार्गदर्शन में बने। ये कुछ जो अधिकार हैं वो ये मंत्रालय चाहता है। ठीक है, नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय अपने अधिकार बढ़ाना चाहता है ताकि भारत के 2030 तक 500 गीगावाट स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्य को बेहतर तरीके से हासिल किया जा सके, लेकिन इससे पावर मंत्रालय के साथ टकराव की स्थिति बनती हुई नज़र आ रही है। यही था इस न्यूज़ में। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। सेंटर जो है अभी सेंटर रेजेस प्राइजेस ऑफ प्रीमियम पेट्रोल एंड इंडस्ट्रियल डीजल। देख लेते हैं हम इस न्यूज़ में क्या क्या है। सरकार ने प्रीमियम पेट्रोल और औद्योगिक डीजल की कीमत जो है अभी बढ़ा दी है। प्रीमियम पेट्रोल जो है लगभग 2 से 3 रुपए प्रति लीटर इंक्रीज़ हुई है और औद्योगिक डीजल 22 रुपये प्रति लीटर जो है बढ़ गई हैं। लेकिन सरकार ने कहा है कि सामान्य पेट्रोल और डीजल की कीमत में कोई बदलाव नहीं होगा जो हम आम लोग यूज़ करते हैं। कुछ मुख्य बातें भी देख लेते हैं। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने बताया कि उनका प्रीमियम पेट्रोल जो है 99.87 रुपीज़ से बढ़कर 101.89 प्रति लीटर हो गया है ना। प्रीमियम पेट्रोल कुल बिक्री का सिर्फ 5% ही होता है, इसलिए आम लोगों पर इसका ज़्यादा असर देखने को नहीं मिलेगा। कीमतें अलग अलग राज्यों में टैक्स के कारण अलग अलग हो सकती हैं और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में कच्चे तेल की कीमतें बहुत बढ़ गई है। 108 रुपये प्रति बैरल हो गई, 108 रुपये डॉलर प्रति बैरल हो गई हैं। भारत जो तेल आयात करता है उसकी औसत कीमत क्या है हमारे पास? $117 प्रति बैरल
हो गए $17, ठीक है। सरकार का कहना है कि यह बढ़ोतरी आम जनता को प्रभावित नहीं करेगी क्योंकि यह केवल प्रीमियम ईंधन तक सीमित है, ठीक है। यही था इस न्यूज़ में भी। आज के लिए जितनी भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी हमने देख ली, और इसका जो PDF है आपको नीचे टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, अब वहाँ से ले सकते हैं। धन्यवाद साथियों, आज के लिए इतना ही।